नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का सेकंड स्टेज का जो पेपर होता है ऑनलाइन कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास 17 जनवरी 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। प्यारे साथियों, इस पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ मुख्य बातें आपको बता दूं कि हमें समझना किस प्रकार से है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पहले वाले प्रश्न में कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इस क्वेश्चन का यदि हम आंसर टिक करते हैं तो हम समझ पा रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा 1915। तो ऑप्शन बी वैसे सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी पर ना हो करके यहाँ पर जो ब्लैंक ओपन गोले दिए गए हैं वो आपको समझने के लिए दिए गए हैं। एग्जाम्स के अंदर इस पर 1 2 3 4 लिखकर आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, लेकिन जो कहाँ दिया गया होगा ऑप्शन 4 पर दिया गया होगा। तो मैं इसको सॉल्व करवाते समय आपको पहले यहाँ पर टिक करवाऊंगा और लास्ट में भी आपको इन प्रश्नों पर यहाँ पर भी टिक करवाता जाऊंगा साथ में। लेकिन फाइनली आपको समझना है कि हमारा सही आंसर ये है, हम जिसको टिक कहाँ कर रहे हैं 1 2 3 4 के प्लेस पर कर रहे हैं। ये हमारी पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको ये समझा दूं कि हम इस पेपर को जब सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यदि आप पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एक्चुअल में मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का ही पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पेपर चाहिए या इसके अलावा जीएस के क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और एक और अन्य महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि CBT 2 में जो पैटर्न रहता है वो किस प्रकार से रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस रहते हैं जिसके कुल अंक 35 होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो आपके 35 क्वेश्चन रहते हैं जिसके 35 अंक रहते हैं, और अन्य जो आपके रहते हैं 50 क्वेश्चन रहते हैं सामान्य जागरूकता, यानी जो आप कहते हैं जनरल नॉलेज, GS, जनरल अवेयरनेस, साइंस, जितना भी पार्ट बचता है इन मैथ्स रीजनिंग को छोड़ करके उसके 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 अंकों में, यानी टोटल हमारे 120 अंकों का पेपर रहता है, 120 प्रश्न रहते हैं। तो इस पार्ट को हम इस पेपर को 3 हिस्सों में तोड़ करके सॉल्व करेंगे। पहले वाले में लगभग हम 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे में भी 40 और तीसरे में भी 40, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसीलिए। अगर आप एक साथ देख सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम चाहें तो इसको 2 में भी तोड़ सकते हैं, बट मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट हो पाई होगी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, हम जो है केवल मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, GS साइंस के क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिस पर गिवन है कि नीचे दिए गए कथन A और एक कारण R दिए गए हैं। कथन में दे रखा है कि आजकल अधिक लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, और कारण में दे रखा है कि फास्ट फूड हमेशा सस्ता पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना तो आप भी जानते हैं कि फास्ट फूड सस्ता नहीं पड़ता, पसंद भले ही लोग करते हैं। तो हम क्या मान रहे हैं कि पहला हमारा जो है कथन सत्य है और निष्कर्ष गलत है, क्योंकि कथन को हमेशा सत्य माना जाता है। तो अब इस प्रश्न के आधार पर हमें ये विकल्प चुनना है इसमें से। तो हम देख पा रहे हैं इसने बोला है कि दोनों ही हमारे जो है कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर देखते हैं, इसमें बोला गया कि दोनों सत्य हैं किंतु R जो है सही कारण दे रहा है, ये भी गलत है। फिर हम थर्ड वाला देखते हैं कि इसने बोला है कि A गलत है, यानी हम कथन को कभी भी गलत नहीं मान सकते, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो बचा है ऑप्शन नंबर D, जिसमें बोला गया है कि A सत्य है किंतु R गलत है, और यही हमारा सत्य है। मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर देते समय हमें ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन D कहाँ पर लिखा हुआ है, पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान या चौथे स्थान पर। तो ये चौथे स्थान पर दे रखा है ऑप्शन D, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे।
जो हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा मैथ से है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन है, तो अच्छे से हमें समझना होगा, बहुत ही ध्यान दे करके। तो ध्यान से समझें, क्वेश्चन की एक एक लैंग्वेज को पढ़ना है, तभी हमें समझ आएगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन को छांटना है, ना कि सत्य को। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जिसमें दे रखा है एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है। यानी कोई भी हमारा यदि रियल नंबर्स है तो क्या वो अपने आप में अद्वितीय है, ऐसा दूसरा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और हमें क्या ढूंढना है, गलत बात ढूंढना है। तो पहली बात सत्य है, यानी इस वाले ऑप्शन को हम नहीं चुन सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, वास्तविक संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा या विभाजित किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, ये बात भी सत्य है। देखते हैं थर्ड वाले ऑप्शन में जिसमें लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है वे अवश्य ही अपरिमेय होंगी। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय की कैटेगरी में नहीं आती हैं तो वे संख्याएं अपने आप ही अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने जो 3 बातें पढ़ी, तीनों की तीनों सत्य बातें हैं। अब पढ़ते हैं चौथी बात, जिसमें दे रखा है कि परिमेय संख्याओं में भिन्न शामिल नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जितनी भी परिमेय संख्या रहती हैं वो भिन्न के ही रूप में रहती हैं, अंश बटा हर के रूप में। तो इसीलिए ये बात कैसी हो गई हमारी, गलत। और जब गलत हो गई तो इसी बात को हमें चुनना है कि इसमें से गलत क्या है। ऑप्शन डी, डी कहाँ दे रखा है, तीसरे प्लेस पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड वाला। आइए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो दे रखा है हमें 5वें क्वेश्चन के स्थान पर। देखिए, मैं केवल और केवल मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपका ऐसा डिमांड है कि साहब इनकी भी टिक करवा दें, तो मैं इनका केवल आंसर टिक करवा दिया करूँगा। इसका आंसर था फोर्थ वाले का आपका ए, जो कि यहाँ चौथी प्लेस पर दे रखा है। तो हम 5वें क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि यदि वितरण 10, 8, 15, 12 के 25 का माध्य 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से हम औसत निकालते हैं उसी प्रकार से माध्य को निकालते हैं। तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10, 8, 18, 18 प्लस 12 30, और 30 प्लस 15 45 प्लस 25, तो ये हमें प्राप्त होगा 70 प्लस के। यानी इन सभी का समय 70 प्लस के बटा 6, क्योंकि 6 संख्याएं दे रखी हैं, इसका माध्य इसी प्रकार से निकाला जाएगा। और बराबर माध्य कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 12। तो 6 का गुणा 12 में किया तो ये प्राप्त होगा हमें कितना, 72, 70 प्लस के, यानी के का मान निकल कर आएगा कितना, 2। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 ही इसका आंसर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, अगर आप क्वेश्चनों को समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप केवल मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व चाहते हैं या मैं अन्य जीएस के क्वेश्चनों पर भी आपको आंसर टिक करवा दूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं आप किस प्रकार से इस CBT 2 को सॉल्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने कमेंट कर दिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को पूरे को मैं पढ़ रहा हूँ। एक डिवाइड, बड़ा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, यानी इसकी लिखने की सिचुएशन जो है मैं पूरा का पूरा आपको लिखकर बताता हूँ। एक, इस पूरे के डिवाइड में दे रखा है आपको बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट p² बटा p प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट क्लोज प्लस मझला 6p अपॉन p प्लस 6, और फिर ये मझला और बड़ा ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से लिखकर दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि नीचे यदि p प्लस 6 यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, तो इन दोनों को यदि मैं बाहर निकालूंगा तो कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन के बाद ये संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, सबसे ऊपर। यानी इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि यदि मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या बचा, p² प्लस 6p, और यहाँ से मैंने p को कॉमन लिया तो ये वाला p क्या बचेगा, केवल p प्लस 6p में से p कॉमन बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 6। तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा 1/p। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पहले स्थान पर दे रखा है। यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी सही है, लेकिन जो कहाँ दे रखा है, फर्स्ट वाले प्लेस पर।
तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, 169 इंटू 121 अपॉन 11 इंटू 13 और -3। तो प्यारे साथियों, 11 से मैंने इसको कैंसिल किया 11, 13 से इसको कैंसिल किया 13, 13 गुणा 11 कर दिया गया, तो ये आ गया मेरे पास 3 4 1, -3 करना है और आंसर आ गया कितना 140, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तीसरा ऑप्शन है जो कि 3 पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। जैसा ही क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों मित्र अमर, अकबर और एंथोनी के बीच चॉकलेट का एक पैकेट क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलती हैं तो एंथोनी को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, हम देख पा रहे हैं अमर, अकबर, एंथोनी, A1 A2 A3 मान लेता हूँ ऐसे। तो इनकी जो अनुपात हैं टॉफ़ियों के वो हैं 3:4:5। और फिर बोला गया है कि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलती हैं। तो ये जो अकबर है इसको अमर की तुलना में कितनी अधिक मिलती हैं 50, जबकि हम देख पा रहे हैं कि 1 यूनिट ज़्यादा मिलता है और 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 50, तो 1 यूनिट का मान 50 आएगा। और प्रश्न में बोला गया है कि एंथोनी को कितनी मिलेंगी। तो एंथोनी को आप देख पा रहे हैं 5 यूनिट मिला हुआ, जिसके अंदर गुणा कर दिया हमने 50 से और करेक्ट आंसर निकल कर आया हमारा कितना 250। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी सही है, जो कि 3rd वाले प्लेस पर दे रखा है। तो समझ पाएंगे इन सभी बातों को। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नीचे दिए हुए कथनों को अध्ययन करें और उनके आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनें। तो सबसे पहला कथन कहता है v a से छोटा नहीं है, यानी कहने का अर्थ यह है कि v यदि सबसे बड़ा होगा, सबसे का अर्थ है कि v जो है a से बड़ा रहा होगा और a जो है वो इसकी तुलना में कहीं ना कहीं छोटा होगा। इतना समझ पाए हम। दूसरा कथन पढ़ते हैं। पहला कथन हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा कथन d v से छोटा है। तो मेरे प्यारे साथियों, d जो है v से छोटा है ना, a का हमें पता नहीं, इससे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। तो इस कैटेगरी को फिलहाल हम ये मानते हैं कि इसको यहाँ बना दिया हमने, d को जो क्या है इन दोनों के मध्य में रख दिया हमने। फिर जैसे हम तीसरा पढ़ते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि a d से छोटा है, यानी a d से और भी छोटा है, यानी यही क्रम बनेगा इनका। तब प्रश्न में पूछा गया फर्स्ट वाला ऑप्शन a v से लंबा है, क्या a v से लंबा हो पा रहा है? तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है a v और d दोनों से छोटा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि v और d दोनों से बिल्कुल छोटा है, जो a है v और d दोनों से छोटा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि 3rd प्लेस पर दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, 12वें क्वेश्चन में हमें गिवन है एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारा मैदान रहा होगा, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर रही होगी। इसके बाद इसके चारों ओर एक रोड डाला गया है, जिसकी चौड़ाई है 3.5, यानी हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला जो रेडियस प्राप्त होगा हमें, वह प्राप्त होगा कितना 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3.5 को जोड़ दिया गया है। तो अब इसका यदि हमें इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों हम करते क्या है, बड़ा ही आसान सा लॉजिक है कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। जैसा कि हम लगा पा रहे हैं पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, यही हमारे पथ का क्षेत्रफल होगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं पाई को हम कॉमन निकाल देते हैं, पाई का मान लिख दिया हमने 22/7। r स्क्वायर यानी बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, त्रिज्या का वर्ग, तो यहाँ लिखा हुआ है 10.5
और यदि मैं इसका वर्ग करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा 110.25 माइनस छोटा वाला जो रेडियस है उसका मान है 7, 7 का वर्ग किया 49। जैसे मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो ये निकल कर आएगा कितना 61.25। तो मेरे प्यारे साथी इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व कर देंगे। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं और हमें आंसर प्राप्त हुआ कितना ऑप्शन नंबर सी, यानी सी वाला जो कि कहाँ सेकंड पर गिवन है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी सही है 192.5 वर्ग मीटर। सॉरी पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर में चल रहा है तो फिर हमारा सेंटीमीटर कभी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना, मैं ध्यान दे नहीं पाया हूँ, आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन कितना आसान था। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, हम 15वां प्रश्न पढ़ते हैं जिसमें दे रखा है हमें कि चावलों की 2 किस्मों ए और बी जिनका क्रय मूल्य 210 रुपये और 280 रुपये है प्रति किलोग्राम है, उसको या को 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया गया है और मिश्रित को 260 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हमें ज्ञात करना है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हमें प्राप्त होगी। हालांकि हानि तो होना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में केवल लाभ दे रखा है, तो लाभ ही प्राप्त होगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले जब मैंने ए आर्टिकल को या ए प्रकार के चावलों को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलोग्राम खरीदा है, तो मैं 3 का गुणा 210 में करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा कितना 630। ये 3 किलोग्राम चावल की दर है। अब मैंने 4 किलोग्राम चावल प्राप्त किए हैं, वो भी 280 रुपये प्रति किलोग्राम से। तो जैसे ही मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 का 4 गुना चौक 32, रिमाइंडर बचेगा 3, 8, 16 और ये 11। तो ये प्राप्त हो गया हमें कितना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होगा 0, 5, 7 और 1, यानी 1750 रुपये में हमने 7 किलो चावल खरीद लिए। अब बारी आती है बेचने की, और बेचे किस रेट से हमने, तो हम क्या करते हैं इसका सीपी ज्ञात करते हैं 7 से डिवाइड करके। जैसे ही मैंने 7 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया कितना, सीपी आ गया मेरा कितना 250 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि मैं किसी वस्तु को 250 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद रहा हूँ और 260 रुपये प्रति किलोग्राम सेल कर रहा हूँ, तो इतना हम समझ पा रहे हैं कि प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हो रहा है, 10 रुपये का। कितने पर, 250 पर, और गुणा कर दिया उसने 100 से। तो 0 से 0 काट दिया, 25 से काट दिया 4 बार, और 4 का आपने गुणा किया 1 में, तो आंसर आया 4%। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो उसने लाभ कमाया है वो केवल और केवल 4% का लाभ है, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, जो पहले स्थान पर दे रखा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप अगला 16वां प्रश्न देख रहे हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 16वां के 143, 77 और 121 का मासा ज्ञात कीजिए, यानी HCF हमें ज्ञात करना है, क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों, HCF जब भी हमें ज्ञात करना है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं इन दोनों का अंतर लें। तो यहाँ पर बड़ी संख्या देख पा रहे हैं हम 143 और 121, इन दोनों का जैसे ही हम अंतर लेते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें कितना 2 और 2। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं क्या 22 से 77 में भाग दिया जा सकता है, नहीं, तो इसके भी आप गुणनखंड कर दें तो ये निकल कर आएगा 2 और 11। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या हम 11 से 77 में भाग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये जो इसका गुणनखंड आता है हमेशा उस संख्या से इन सभी में भाग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं गुणनखंड में क्या मिला है 11, तो 11 से डिवाइड करके देखा, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आया है, यानी HCF निकल कर आया है, वो कितना है 11, जो कि ऑप्शन डी पर गिवन है तथा फर्स्ट वाले प्लेस पर दे रखा है। देखिए प्यारे साथियों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको समझाया है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है क्या कि 1 + 2/3, इस बात को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि 3 का 1 गुना 3 और 2 5/3। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इस वाली बात को
जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ कितना 5/3। डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, उसके बाद फिर दे रखा है मुझे 1 सही 1/3, यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरा 4/3। किस प्रकार से? बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, जैसे कि 1 + 1/3 दे रखा है, तो 3 को 1 गुना 3 और 1 4/3। इसी प्रकार से आगे भी देख पा रहा हूँ मैं, तो डिवाइड का सिंबल फिर से लगा हुआ है और बोल रखा है मुझे कितना 2/3 + 1, यानी कि 3 और 1 2 5/3 प्राप्त होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, हम इतना समझ पा रहे होंगे कि ये डिवाइड में दे रखा है और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश को हर के प्लेस पर, हर को अंश के प्लेस पर चेंज कर देते हैं, जिसके कारण ये जो सिंबल है डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 5/3। सबसे पहले इस वाले सिंबल को चेंज किया तो ये आ गया हमारा कितना 3/4। इसी प्रकार से इस सिंबल को चेंज किया तो ये आ गया हमारा कितना 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, और अब जो बच गया वही हमारा आंसर है। बचा है मेरे पास कितना 3/4, जो कि ऑप्शन डी पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, इन सभी बातों को समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं हम आगे के प्रश्नों की ओर। प्यारे साथियों, 26वां प्रश्न दे रखा है, जिसमें बोल रखा है एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष जो हमें ब्याज मिला है 72 रुपये मिला है, तो दूसरे वर्ष के लिए उस राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, पहले वर्ष जो हमें ब्याज मिला है वह उस राशि का 8% मिला हुआ, जिससे हमने कितना लिखा 72। अब दूसरे वर्ष हमें ब्याज मिलेगा, यानी पहले वर्ष चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, वह दोनों की दोनों सेम रहती हैं। लेकिन दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलता है, इस ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता है कितनी प्रतिशत, जितने प्रतिशत पहले से हमें ब्याज मिल पा रहा है। तो हम प्यारे साथियों इस 72 रुपये का 8% ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 का 2 गुना 16 और 8 56 और 1 57, और 100 से यदि डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 5.76। यानी इस 72 रुपये में यदि 5.76 को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा कितना 77.76, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे कि दूसरी राशि पर भी हमने क्या किया, ब्याज पर ब्याज निकाल दिया दूसरे वर्ष में। तो यही इसी प्रकार से मैं दूसरे वर्ष में जो सीआई के रूप में राशि प्राप्त होगी ब्याज के रूप में, वह हमेशा पहले वाले से अधिक प्राप्त होती है चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में, और साधारण ब्याज में हमेशा सेम रहती हैं दोनों की दोनों राशियाँ। तो प्यारे साथियों, समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है हमारा। पहले हम कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। जितने निष्कर्ष हमारे सही होते हैं उसको हम चूज कर लेंगे। तो जैसा कि पहले कथन में दे रखा है हमें कि आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत ही कठिन या मुश्किल हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, जितना इस कथन में दे रखा है उसी बात को हमें सत्य मानना है। इसके अलावा इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें हम रियल लाइफ से नहीं जोड़ सकते। तो जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, हमने इस बात को पढ़ लिया है। अब पहले निष्कर्ष पर बात करते हैं कि मोबाइल उपभोक्ता की कुल संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पहला कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे कथन की बात करते हैं, जिसमें बोल रखा है मोबाइल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। प्यारे साथियों, बोला तो ये भी नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर ये तो बोला गया है कि इसके बिना जीना हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। और यदि हम मुश्किल होने का अर्थ ये है कि उस चीज़ को यदि हम हटा दें तो हमें बड़ी ही परेशानी होगी, मोबाइल को हटा दिया जाए तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जो कथन है वो सत्य होता है। अगर दूसरा कथन सत्य होता है तो हम देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है जो कि फोर्थ वाले प्लेस पर दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में हमें गिवन है कि 14:6:28 का चतुर्थ अनुपात क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, चतुर्थ अनुपात के लिए हम लिख सकते हैं 14/6 = 28/x।
यदि मैं इसको x को इधर भेज दूँ बराबर 28 गुणा 6 लिख दूँ और बटे में 14 लिख दूँ, इसको इससे काट दूँ 2 और 6 का 2 गुना कर दूँ, तो आंसर क्या आएगा मेरा 12। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों 32वें प्रश्न में हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तारित समाप्त हो रहा है। तो प्यारे साथियों इस बात के लिए हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में हर के स्थान पर जहां पर भी 3 या 6, 9, 11, 17, 13 इस प्रकार की कोई भी संख्या यदि मिल जाती है गुणनखंड में और वह ऊपर कटती नहीं है, तो वो संख्या हमेशा अशांत जाती है और हमें शांत संख्या चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं शांत संख्या केवल इसमें कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 3 पर जो दे रखी है वही होगी। आइए आपको मैं चेक करवा देता हूँ कैसे होगी। देखिए मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 4 से नीचे कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इसको कितना 68/100। यदि मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये संख्या मेरी रुक जाएगी, और यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये रुकेगी नहीं, ये अंत तक चली ही जाएगी। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डॉट 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 करते हुए चली जाएगी, बार बार पुनरावृत्ति होती जाएगी। इसी प्रकार से ये भी पुनरावृत्ति देती जाएगी और ये भी पुनरावृत्ति देती जाएगी। हमें इसको रोकना है, तो ये आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे साथियों क्वेश्चन में हमें गिवन है 35वें क्वेश्चन में कि डी एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो मैंने लिख दिया डी नाम का व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर देगा। इसी काम को आधे समय में समाप्त करेगा। कितने में, आधे में, यानी 9 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया हमारा 18। 18 से डिवाइड करने पर 1 और 9 से डिवाइड करने पर 2। प्रश्न में बोला गया यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल कार्य हमारे पास कितना 18 और इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3। 3 से जैसे ही डिवाइड किया तो आंसर निकल कर आया 6, यानी 6 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है। तो मेरे प्यारे साथियों यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वें क्वेश्चन में हमें गिवन है पी क्यू आर का जो अनुपात दे रखा है वह दे रखा है कितना, पी क्यू और आर अनुपात के रूप में दे रखा है हमें 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4। तो मेरे प्यारे साथियों इसको प्रॉपर अनुपात में बदलने के लिए हम हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का जो एलसीएम निकल कर आने वाला है वो कितना निकल कर आने वाला है 12, और 12 में यदि 3 से डिवाइड करें तो हमें प्राप्त होगा 4, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 ही मिलेगा। इसी प्रकार से यदि 3 से डिवाइड कर दिए 4 और 4 का 2 गुना कर दिया तो क्या प्राप्त होगा, हमें 8। और अंत में देख पा रहे हैं नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड किया 3 और 3 का 1 में गुणा किया 3। तो मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ तक पहुँच पाए होंगे। और प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि 8 यानी Q का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 56, और Q का हमें यहाँ पर जो मान मिला हुआ है 8 यूनिट मिला हुआ है जो 56 के बराबर होगा। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल कितना आ गया 7, और हमें निकालना है P माइनस Q का अंतर, P माइनस R का अंतर। इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों अंतर हम देख पा रहे हैं कितने यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 7, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को हम 3 पार्टों में इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम 3 पार्टों में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसके बाद आगे जो पार्ट आएंगे उनमें भी हम लगातार 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी 40वें प्रश्न तक हम देख पा रहे हैं मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए उतने हम कवर करते जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिए गए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू, साइन आउट।